गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा डे 15 और डे 40 डेज 40 टॉपिक्स सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम पेपर वन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक डे में, एक दिन में फिनिश कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो संचार होता है, संचार के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, आइडियाज़ को शेयर करने के कितने टाइप्स हो सकते हैं, उनकी चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज एंड स्टाइल, पर्पज यानी कि उद्देश्य और शैली, स्टाइल के आधार पर जो कम्युनिकेशन है उसके दो प्रकार का, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल को बोलते हैं औपचारिक और इनफॉर्मल को बोलते हैं अनौपचारिक। फिर एक है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी कि दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन। फिर है आगे, फिर एक और है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, तीसरा डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के आधार पर यह कम्युनिकेशन लगभग 4 प्रकार का होता है, जैसे इंटरपर्सनल और डायडिक, द्वैध संचार। इंटरपर्सनल होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब संचार होता है, और ये डायडिक यानी कि द्वैध होता है, ड्यूअल कम्युनिकेशन ये होता है। एक होता है इंट्रापर्सनल, जब व्यक्ति अपने आप से ही बातचीत करें या जब अकेला हो, अपने आप से ही बातें करने लग जाए, उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। फिर एक है ग्रुप कम्युनिकेशन और एक है मास और मीडिएटेड कम्युनिकेशन। तो इस प्रकार हमको ये टाइप्स देखने हैं और इन टाइप्स को हम अच्छे से अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टाइप है हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, आंतरिक संचार। किसी संगठन की विभिन्न इकाइयों के मध्य जब संचार होता है, जैसे सर्कुलर हो गया, स्टाफ नोटिस, मैनुअल एक्सेट्रा। किसी ऑफिस के अंदर या किसी संस्था के अंदर, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विभिन्न इकाइयों के बीच जब संचार होता है उसको बोलते हैं हम इंटरनल कम्युनिकेशन। जैसे सर्कुलर हो गया, कोई नोटिस भेजना हुआ, स्टाफ हो गया, या नोटिस हो गया, या मैनुअल हो गया, तो वो सभी होते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन के उदाहरण। फिर होता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होता है किसी संगठन या कंपनी और बाहरी वातावरण के किसी व्यक्ति या ग्राहक आदि से संचार। जैसे किसी संगठन का कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी बाहरी व्यक्ति के साथ संचार करे तो उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जैसे विज्ञापन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गई, प्रेस विज्ञप्ति हो गया, निमंत्रण परिपत्र एटसेट्रा, तो ये सभी होते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के उदाहरण। तो कंपनी, संगठन और किसी बाहरी व्यक्ति या वातावरण के किसी व्यक्ति के साथ संचार को बोलते हैं हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो इंटरनल होता है किसी संगठन के अंदर, और एक्सटर्नल होता है किसी संगठन के द्वारा और बाहरी वातावरण के किसी व्यक्ति से संचार, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। फिर आगे आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं अंतरवैयक्तिक कम्युनिकेशन। टू और मोर पीपल, दो या दो से अधिक लोगों के बीच होता है। फेस टू फेस होता है, फेस टू फेस यानी कि ऑफलाइन होता है, हम आमने सामने होते हैं। तब दो या दो से अधिक लोगों के बीच जब संचार हो उसको बोलता है इंटरपर्सनल या अंतरवैयक्तिक संचार। 3 स्टेजेस ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जो जो फेस टू फेस होता है, उसके 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली होती है पीपीआई, से हम इसको याद करेंगे। पी से हो गया फैटिक स्टेज। फैटिक स्टेज को बोलते हैं संपर्क परक चरण, जिसमें हम हाय हेलो करते हैं किसी व्यक्ति से जब हम पहली बार मिलते हैं। तो उसको बोलते हैं फैटिक स्टेज। बातचीत प्रारंभ करते हैं, बधाई देना एटसेट्रा, हम कॉन्ग्रेचुलेशन बोल सकते हैं, हाय हेलो बोल सकते हैं, तो अपनी बात को स्टार्ट करते हैं, उसको बोलते हैं फैटिक स्टेज। फिर होता है पर्सनल स्टेज। पर्सनल, अन्य लोगों को अपने बारे में अधिक बताने के लिए तैयार होते हैं। जैसे जब हम शुरू में किसी से मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं, लेकिन जब उससे मिलते हुए हमको टाइम हो जाता है काफ़ी, तो फिर हम अपने बारे में उस सामने वाले व्यक्ति से कुछ ज़्यादा ही बातें शेयर करने लग जाते हैं, जिससे झिझक हमारी कम हो जाती है। तो ये आती है हमारी पर्सनल स्टेज। फिर आगे आते हैं इंटीमेट स्टेज। इंटीमेट होता है अंतरंग चरण। हमारे जो, हम ऐसी बातें जो केवल करीबी मित्रों और परिवार के साथ ही शेयर कर सकते हैं। ओवर शेयरिंग भी इसमें आ जाता है, जो हम किसी से भी नहीं शेयर करते और अपने उस दोस्त को शेयर कर सकते हैं, वो होता है हमारा इंटीमेट स्टेज। तो पहले होता है फैटिक स्टेज, जिसमें हाय हेलो करते हैं,
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में 3 स्टेजेज होती हैं। सबसे पहली फैटिग स्टेज, जिसमें हम हाय हेलो करते हैं, सबसे पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं। फिर आता है हमारा पर्सनल स्टेज, जिसमें हम अपने बारे में ज़्यादा बातें शेयर करने लग जाते हैं और जिससे हमारी झिझक कम हो जाती है। फिर आता है तीसरा स्टेज, इंटीमेट स्टेज। इंटीमेट होता है अंतरंग, जिसमें हम ओवर शेयरिंग करते हैं किसी दोस्त के साथ या करीबी मित्रों के साथ। ये स्टेज हमारी होती है। नेक्स्ट है हमारा डायलैक्टिक। डायलैक्टिक या द्वंद्वात्मक, एक विषय पर अलग अलग मत रखने वाले तर्कपूर्ण तर्कों के माध्यम से सत्य को स्थापित करने की इच्छा वाले दो या दो से अधिक लोगों के बीच संवाद। इसका मतलब क्या है? डायलैक्टिक का मतलब होता है कि एक विषय होगा और उस पर अलग अलग मत रखने वाले तर्कपूर्ण तर्क होंगे। जैसे एक एक चीज है, जैसे जीएसटी। तो जीएसटी पर अपने विचार रखने वाले अनेक लोग होंगे। कोई जीएसटी को अच्छा बोलेगा, कोई गलत बोलेगा, कोई बोलेगा पहले अच्छा है फिर बुरा है, कोई बोलेगा पहले इसके बुरे इफेक्ट पड़ेंगे फिर अच्छे पड़ेंगे। तो ऐसे एक ही चीज है लेकिन उस पर अलग अलग विचारों वाले व्यक्ति हैं, और उन व्यक्तियों के संवाद जब हम करवाएंगे उसको बोलते हैं हम डायलैक्टिक या द्वंद्वात्मक। तो ये है हमारा द्वंद्वात्मक, दो या दो से अधिक लोगों के बीच जब संवाद होता है। एक होता है डायलैक्टिक्स। तो डायलैक्टिक्स, तो ये और ये दोनों एक जैसी हैं। दो परस्पर विरोधी चीजें एक ही समय में सत्य होती हैं, जिसे हम एलेंचस पद्धति भी बोलते हैं। तो परस्पर विरोधी एक ही समय में जब चीजें सत्य हों तो उसको एलेंचस विधि बोलते हैं। एक होता है सोक्रेटिक मेथड। सोक्रेटिक मेथड क्या होता है? सुकरात विधि, इसको बोलते हैं टू इंक्वायर और टू क्रॉस एग्जामिन। डोंट गिव स्टूडेंट टू ए डायरेक्ट आंसर, ओपन एंडेड हाँ या ना में आंसर नहीं होता। तो सोक्रेटिक मेथड क्या होता है? जैसे स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका डायरेक्ट आंसर नहीं देना, बल्कि स्टूडेंट के सामने कुछ ऐसे क्लू पेश करना कि स्टूडेंट अपने आप ही उस क्वेश्चन का आंसर निकाल ले। या ओपन एंडेड होता है, हाँ या ना में आंसर नहीं होता, बल्कि उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन होती है, उसको बोलते हैं सोक्रेटिक मेथड। फिर है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा का मतलब होता है खुद से ही बातचीत करना, सेल्फ टॉक बोलते हैं, कॉलिंग द स्पिरिट। कभी कभी हम आत्मा को बुलाने के लिए कुछ ऐसे तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। तो स्पिरिट, कॉलिंग द स्पिरिट व्हेन वी प्रे, जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो अपने आप से ही बातचीत करते हैं। तो वो सभी है हमारा इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। तो इंटर पर्सनल और इंट्रा पर्सनल दोनों अलग अलग है। इंट्रा पर्सनल व्यक्ति खुद से बातचीत करेगा। इंटरपर्सनल दो या दो से अधिक लोग जो फेस टू फेस होकर बातचीत करें। और इसके 3 स्टेज थे, फैक्टिक स्टेज, पर्सनल स्टेज और इंटीमेट स्टेज। मास और मीडिएटेड कम्युनिकेशन, जिसको बोलते हैं जन संचार, ये लार्ज ऑडियंस से बातचीत करने के लिए। हेट्रोजीनस ऑडियंस होती है, जैसे लार्ज ऑडियंस होती है, ज़्यादा ऑडियंस होती है, हेट्रोजीनस होती है। ये नहीं होता कि वहाँ पर बच्चे होंगे बूढ़े होंगे, बल्कि मिक्स हो सकते हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल हो सकती हैं। नो और डिलेड फीडबैक, कभी कभी तो फीडबैक मिलता ही नहीं, और अगर मिलता है तो बहुत लेट मिलता है। जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर, फिल्म, मैगजीन एटसेट्रा, इनके इनके माध्यम से जो भी हमारा संचार किया जाता है उसको बोलते हैं हम मास और मीडिएटेड कम्युनिकेशन, जिसको जन संचार हम बोलते हैं। एक इसके बाद है हमारा पब्लिक कम्युनिकेशन। पब्लिक कम्युनिकेशन होता है इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, ऑडियंस के सामने होता है। पब्लिक स्पीचलेस होती है, पब्लिक कुछ भी नहीं बोलती बल्कि बस सुनती रहती है। जैसे किसी नेता का कोई भाषण हो, नेता की कोई रैली हो, तो वहाँ पर नेता नेता बोलता है और बाकी सभी लोग उसको स्पीचलेस होकर सुनते हैं। टू एंटरटेन या मनोरंजन करने के लिए कभी कभी एक जैसे जोकर टाइप में आता है या कोई कॉमेडियन आता है स्टेज पर, वो बोलता रहता है और जो ऑडियंस होती है उसको मनोरंजन देता है, एंटरटेनमेंट उनका करता है। परसुएड व्यक्ति पर प्रभाव डालने के लिए इन्फॉर्म, सूचना देना, प्लानिंग की नीड होती है। इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, ऑडियंस स्पीकर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होती। ऑलमोस्ट नो और डिलेड फीडबैक इसमें होता है। तो इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक जनसंचार या मास और मीडिएटेड कम्युनिकेशन में होता है, तो पब्लिक कम्युनिकेशन में भी यही होता है। लेकिन जब भी और जो स्पीकर होता है, स्पीकर या सेंडर जो मैसेज को सेंड करता है,
उसको एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है कि एक प्लानिंग के तहत ही वो स्टेज पर जाता है और जो उसने प्लानिंग की है वही वहाँ पर करता है। इंटरेक्शन डायरेक्ट नहीं होता और ऑडियंस से डायरेक्ट इंटरेक्ट भी नहीं हो सकता और यहाँ पर नो और डिलेड फीडबैक होता है। फिर है हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, क्लब और क्लासरूम में जब संचार किया जाता है। और एक क्लास हमने ग्रुप कम्युनिकेशन की भी लगाई थी और ग्रुप कम्युनिकेशन की क्लास अगर आपको देखनी है तो हम यहाँ पर लिंक दे देंगे ऊपर, तो वहाँ पर आप क्लिक करके ग्रुप कम्युनिकेशन की वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने टाइप्स ऑफ ग्रुप, ग्रुप फॉर्मेशन क्या होता है, वो सभी डिस्कस वहाँ पर किया है। ऑर्गेनाइजेशन, क्लब और क्लासरूम में जब संचार किया जाता है उसको बोलते हैं ग्रुप कम्युनिकेशन। सभी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत पहचान को बनाए रखते हैं। इंटरपर्सनल का ये एक्सटेंशन है। शेयर्ड गोल होता है डिस्कशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, जो हमारे कॉमन इंटरेस्ट होते हैं उन पर डिस्कशन किया जाता है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, आइडियाज़ को यहाँ पर एक्सचेंज किया जाता है। एक ग्रुप में सभी लोगों का होना अनिवार्य है, तो और सभी लोगों की इंडिविजुअल पहचान वहाँ पर बनाए रखी जाती है। ग्रुप कोहेंशन, ग्रुप कोहेंशन का मतलब हमने देखा था कि ग्रुप के अंदर एक साथ एकता की जो जोड़ने रखने वाली भावना होती है या फीलिंग होती है उसको बोलते हैं हम कोहेंशन। जोड़ या सामंजस्य, रिलेशनशिप या बॉन्ड। मेंबर्स कितने अच्छे से जुड़कर ग्रुप में काम कर पा रहे हैं, वर्क टुगेदर, तो फील मोर पॉजिटिवली अबाउट देयर वर्क। अगर लोग अपने काम को लेकर पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से अपना काम कर रहे हैं तो ग्रुप कोहेंशन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर एक दूसरे को देख के ही राजी नहीं है एक ग्रुप के लोग तो ग्रुप कोहेंशन अच्छा नहीं माना जाएगा। एक होता है सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग या सामाजिक आवारगी। जैसे लोफ, लोफ का मतलब होता है आवारापन और लोफर जो आवारा होते हैं वो। ग्रुप में कुछ लोग काम नहीं करते लेकिन पार्टनरशिप में इक्वल होते हैं। जैसे हमने ग्रुप बना लिया 10 लोगों का और 10 लोगों को मान लीजिए 20 काम करने हैं, लेकिन ग्रुप में कुछ 2-4 ऐसे लोग हैं जो सोशल लोफिंग वाले व्यक्ति हैं, लोफर व्यक्ति हैं, यानी कि वो अपना काम नहीं कर रहे अच्छे से। अगर 4 व्यक्ति अपना काम नहीं कर रहे यानी कि 8 काम हैं जो जो भी हमारे 10 व्यक्ति हैं, 4 तो 8 काम, 20 में से 8 काम अच्छे से नहीं हो रहा तो जो काम करने वाले हैं उनको ही ये काम करना पड़ेगा, तो और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। तो ग्रुप में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काम नहीं करते, लेकिन जब पार्टनरशिप मिलने का टाइम आएगा कि इन दोनों को 2000 रुपये दो, तो 2000 में ये 10 हिस्सों में ही इसको बांटेंगे और 200 रुपये एक व्यक्ति को ये मिल जाएंगे। लेकिन काम सभी ने 200 वाला नहीं किया, तो इसको बोलते हैं सोशल लोफिंग या सामाजिक आवारगी। रिड्यूसिंग सोशल लोफिंग, सोशल लोफिंग को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? कोलैबोरेशन से कर सकते हैं, सहयोग से। प्रत्येक व्यक्ति को विशिष्ट और सार्थक काम सौंपना चाहिए। कुछ व्यक्ति होते हैं जिनको कुछ काम करना अच्छा लगता है, कुछ पढ़ाई में अच्छे होते हैं लेकिन कुछ कंप्यूटर चलाने में अच्छे होते हैं, कुछ टाइपिंग में अच्छे होते हैं, कुछ बोलने में अच्छे हो सकते हैं और कुछ एंटरटेनमेंट करने में अच्छे हो सकते हैं। तो जैसे व्यक्ति के अंदर कोई विशिष्ट और सार्थक का देने का हुनर है उसको वही काम देना चाहिए ताकि वो अच्छे से और बेहतर तरीके से उस काम को कर सके। फिर है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है विशिष्ट कार्य के महत्व की पहचान करना, कि जो स्पेशल कार्य है, काम है, उसके महत्व की पहचान करना, कि ये नहीं समझना कि ये छोटा काम करता है, एक व्यक्ति ग्रुप के अंदर एक छोटा सा काम करता है और एक बड़ा काम करता है। अगर वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं तो उनको विशिष्ट महत्व मिलना चाहिए, ये नहीं कि ये तो थोड़ा काम करता है तो इसको कम महत्व दिया जाए या महत्व ही ना दिया जाए। तो कंटेंट के मामले में सभी को विशिष्ट महत्व दिया जाना चाहिए। जैसे अगर यूट्यूब, कोई यूट्यूब स्टूडियो है, कोई वीडियो को रिकॉर्ड करता है, एक एक व्यक्ति उसकी एडिटिंग करता है, एक व्यक्ति बनाता है। जो बनाता है अगर वही कहे कि मेरी वजह से ही सब कुछ है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर ये वीडियो बनाता रहे और ये अच्छी एडिटिंग ना करे तो भी वीडियो अच्छी नहीं बनेगी। अगर वीडियो अपलोड ही ना करे तो भी अच्छी नहीं बनेगी। तो सबका इम्पोर्टेंट महत्व होता है, सबके एक फिक्स कार्य होते हैं, स्पेशल कार्य, और सबका एक महत्व होता है, उनके महत्व की पहचान हमको करनी चाहिए। फिर आगे है चॉइस। चॉइस, व्यक्ति को ऐसा काम दिया जाना चाहिए जिसे वह सहज तरीके से कर सके, कि एक व्यक्ति जो जिस काम को करने में कंफर्टेबल है उसको वैसे ही काम सौंपना चाहिए। ये नहीं कि अगर वो टेक्निकल एक्सपर्ट है,
टेक्निकल में उसकी ज़्यादा रुचि है, लेकिन हम उसको एक फिजिकल काम दे दें, लेकिन एक जो फिजिकल काम को अच्छे से कर सकता है, शारीरिक कार्य को, और उसको हम जैसे टेक्निकल काम दे दें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति की चॉइस के अनुसार ही व्यक्ति को काम दिया जाना चाहिए। मिनिमाइज फ्री राइडिंग, मिनिमाइज कम करना, फ्री राइडिंग को कम करना। व्यक्तियों को बताओ सफलता के लिए काम में उनकी हिस्सेदारी आवश्यक है। अगर हम एक कंपनी में या ग्रुप में ये बताएंगे कि अगर आप सभी काम करेंगे तो हमारे ग्रुप का अच्छा नाम होगा और हम सबकी वाहवाही होगी। तो अगर व्यक्ति ये सोचेंगे कि ये ग्रुप हमारा है और हमको ग्रुप को आगे लेकर जाना है, तो उनकी हिस्सेदारी आवश्यक है। तो फ्री राइडिंग को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। इंडिविजुअल असेसमेंट, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत असेसमेंट होनी चाहिए। ग्रुप की सफलता की बजाय व्यक्तिगत योगदान का आकलन करना चाहिए। ये नहीं कि ग्रुप ने 10 दिन में कितना काम किया, ये नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के द्वारा जितना काम करना चाहिए था उतना किया या नहीं। तो ये होती है इंडिविजुअल असेसमेंट। तो ये होनी चाहिए। पीयर इवेल्युएशन, पीयर इवेल्युएशन का मतलब होता है सहकर्मी मूल्यांकन। योगदान न करने के परिणाम के लिए प्रतिभागियों को उत्तेजित करना चाहिए कि अगर तुम ऐसा काम नहीं करोगे तो हम उसको ग्रुप से ही निकाल देंगे और ना ही कुछ पैसा मिलेगा। तो पीयर इवेल्युएशन, पीयर जो सहकर्मी हैं उनका मूल्यांकन करना चाहिए कि उन जो साथ काम करने वाले हैं उनका व्यक्तिगत स्वभाव कैसा है। स्मॉलर ग्रुप साइज, ग्रुप साइज को हमेशा छोटा ही रखना चाहिए। स्मॉल ग्रुप में काम करने से हमको अधिक कठिन होगा, काम करने से बचना अधिक कठिन होगा। क्योंकि अगर जैसे एक कमरे के अंदर 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों पर ध्यान देना इतना मुश्किल काम है। अगर वहीं पर 20 बच्चे हों तो वहां पर ध्यान देना आसान हो जाएगा। तो अगर ग्रुप का साइज कम होगा तो ये भी नहीं कि कोई काम करने से बच ही जाए, तो काम करने से बचना कठिन होगा स्मॉलर ग्रुप साइज में। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज एंड स्टाइल, अब है हमारा पर्पज, उद्देश्य और शैली के आधार पर कम्युनिकेशन के प्रकार। तो सबसे पहला है फॉर्मल कम्युनिकेशन, फिर देखेंगे इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है औपचारिक, जो एक प्रॉपर पाथ में होता है। किसी संगठन में संचार कैसे होता है, इसके 6 महत्वपूर्ण टाइप्स होते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के 6 मुख्य टाइप्स हैं। और किसी संगठन में संचार कैसे होता है, जैसे मैनेजर को कोई ऑर्डर देना है तो मैनेजर उसे नीचे वाले व्यक्ति से ऑर्डर देगा। मान लीजिए मैनेजर को पानी मंगवाना है या कोई ऑफिस की फाइल पर साइन करवाने हैं। अगर पीएन है, पीएन को एक फाइल पर साइन करवाने हैं, तो पहले वह उससे ऊपर वाले अधिकारी के पास जाएगा, फिर उससे ऊपर वाले के साथ, और फिर ये फाइल वहाँ आगे भेजेगा और फिर ये सीईओ के पास जाएगी। तो इतने स्टेप से होकर फाइल जाएगी, और जब फाइल आएगी तब भी इन्हीं स्टेप से फॉलो होकर ये आएगी। तो ये होता है एक प्रॉपर पाथ, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसके 6 महत्वपूर्ण टाइप हैं। पहले है चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क है कांट बाईपास। ये नहीं कि जैसे हमारे पास 3 स्टेप है और पहले फाइल इसके पास फिर इसके पास, ये नहीं कि डायरेक्ट हम इसके पास फाइल को भेज दें, तो बाईपास पॉसिबल ही नहीं है। अप एंड डाउन हायरार्की होती है, या तो अप आएगा या डाउन जाएगा। या यहाँ पर जैसे अप हो रहा है, अप हायरार्की है। डायरेक्टली अबव और बिलो से ही बातचीत हो सकती है, या तो डायरेक्टली अबव होगा या डायरेक्टली बिलो होगा। इन दोनों के बीच ही संचार हो सकता है, बाईपास इसमें पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैनेजर है और एक है एम्प्लॉय और एक है इंटर्न, तो इंटर्न और मैनेजर के बीच एकदम संवाद नहीं हो सकता। पहले इंटर्न में एम्प्लॉय से और एम्प्लॉय मैनेजर से बातचीत करेगा। तो ये था हमारा चेन नेटवर्क। तो इसमें एक चेन की भांति काम करता है। स्टार नेटवर्क, नोन एज व्हील नेटवर्क, व्हील नेटवर्क भी इसको हम बोलते हैं। ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, बल्कि नेता या बॉस पर डिपेंड करते हैं। अगर ग्रुप में 10 व्यक्ति हैं, हमने मान लिया ये 10 व्यक्ति हैं, तो ये सभी एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, बस डायरेक्ट बॉस से ही बातचीत करेंगे। इसको बोलते हैं स्टार या व्हील नेटवर्क। तो स्टार या व्हील नेटवर्क में क्या है, एक बॉस है और कंपनी के लोग एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट बॉस या नेता पर ही डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट है सर्कल नेटवर्क। सर्कल नेटवर्क क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी जिसको बोलते हैं। समूह के सदस्य केवल निकटस्थ सदस्य के साथ ही बातचीत कर सकते हैं। जैसे हमने ये बना लिया, अगर ये 4 मेंबर हैं तो ये एक दूसरे के आसपास से बातचीत कर सकते हैं। जैसे ये है, इससे बातचीत करेगा और इससे करेगा, ये
इससे बातचीत करेगा और इससे करेगा। ये वाला व्यक्ति इससे बातचीत नहीं कर सकता, ये इससे नहीं कर सकता, और जो ये व्यक्ति है वो इससे बातचीत कर सकता है और इससे बातचीत कर सकता है, यानी कि आसपास जो भी है उससे ही बातचीत कर सकता है, बाकी किसी से नहीं। इसको बोलते हैं सर्कल नेटवर्क, जिसे रिंग टोपोलॉजी भी बोलते हैं। ऑल चैनल नेटवर्क, ऑल चैनल ग्रुप में सभी मेंबर्स सक्रिय रूप से एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से संचार कर सकते हैं। मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन यही है। तो इसमें अगर यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं तो ये 5 व्यक्ति कभी भी किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। इससे ये इससे कर सकता है, ये इससे कर सकता है, ये इससे और ये इससे बातचीत कर सकता है। फिर ये इससे बातचीत करेगा, इससे भी हो गई, इससे भी कर सकता है और इससे भी कर सकता है, और ये इससे भी कर सकता है, इससे भी बातचीत कर सकता है और इससे भी, और ये इससे भी कर सकता है, इससे भी, और इससे भी बातचीत कर सकता है और इससे भी। तो इस प्रकार एक व्यक्ति सभी व्यक्तियों से बातचीत कर सकता है, उसको बोलते हैं ऑल चैनल नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारा वी। इन्वर्टेड वी नेटवर्क, एक अधीनस्थ अपने ठीक सीनियर के साथ दूसरे सीनियर के साथ संचार करता है। तो इसमें क्या है, 2 सीनियर होंगे और अगर इनको बातचीत करनी है तो ये इनसे भी बातचीत कर सकते हैं और इससे भी बातचीत ये कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड वी नेटवर्क। उल्टा वी नेटवर्क, ये उल्टा वी ही बन गया। अगर हम इसको ऐसे सीधा करें तो ऐसे ये बनेगा। इसमें 2 सीनियर होते हैं और अधीनस्थ अधिकारी अपने सीनियर और उसका जो हमारे सीनियर का सीनियर है उन दोनों से ही बातचीत कर सकता है। फिर छठा हमारा वाई नेटवर्क। वाई नेटवर्क को गामा नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं और इसमें पदानुक्रमित श्रृंखला के माध्यम से 2 अधीनस्थ सीनियर के साथ संचार करते हैं। बदले में सीनियर उससे सीनियर 2 सीनियर के साथ संचार कर लेता है। जैसे एक व्यक्ति है यहाँ पर, अगर उसको संचार करना है तो अपने सीनियर से करेगा और वो अपने सीनियर से करेगा और उसके ऊपर फाइनल में 2 सीनियर बैठे हैं, तो फिर ये व्यक्ति इन दोनों से संचार करेगा। तो इसको बोलते हैं गामा नेटवर्क या वाई नेटवर्क। और इन्वर्टेड वी में क्या था कि 2 सीनियर से बातचीत एक व्यक्ति कर सकता है, तो वो था हमारा इन्वर्टेड वाई। लेकिन वाई नेटवर्क है कि जो सीनियर है हमारा उसके 2 सीनियर कर्मचारी होंगे। तो ये था हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल में क्या क्या था, चेन नेटवर्क था। चेन नेटवर्क के बाद हमारा क्या था, तो चेन नेटवर्क के बाद था स्टार नेटवर्क, जिसमें बॉस पर सभी डिपेंड होंगे। सर्कल नेटवर्क, रिंग टोपोलॉजी, अपने आसपास वाले व्यक्तियों से संचार कर सकता है। ऑल चैनल नेटवर्क, एक व्यक्ति समूह के सभी व्यक्तियों के साथ संचार कर सकता है। मोस्ट सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन ये। इन्वर्टेड वी, एक सीनियर के एक जो अधीनस्थ अधिकारी है वो 2 सीनियर से बातचीत कर सकता है। और वाई नेटवर्क में जो हमारा सीनियर व्यक्ति होगा, सीनियर से भी जो ऊपर वाले दो सीनियर व्यक्ति होंगे। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ये होता है अनऑफिशियल, जो ऑफिशियल नहीं होता, अनौपचारिक होता है। नोन एज ग्रेप वाइन और सप्लीमेंट्स, तो ग्रेप वाइन या सप्लीमेंट्स इसको बोलते हैं। कार्यस्थल पर सामाजिक बलों के संचालन का ये परिणाम होता है। जैसे ऑफिस में 50 व्यक्ति काम करते हैं तो काम वो 9 to 5 उनकी जॉब होती है, लेकिन बीच में 12 से 1 बजे तक उनका होता है लंच टाइम। तो लंच टाइम में वो उस ऑफिस का काम नहीं करते बल्कि आपस में बातचीत करते हैं। इस प्रकार उनका एक सामाजिक बल का संचालन हो जाता है कि वो अपने एक दूसरे से अपने विचारों को शेयर करने लग जाते हैं, जिससे वो एक दोस्त बन जाते हैं। तो इसको ही बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जब काम करने वाले व्यक्ति काम की बात ना करें बल्कि अपने मन की बातों को करें तो उसको बोलते हैं हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और कीथ डेविस ने ग्रेप वाइन की घटना की जांच की थी और ग्रेप वाइन नेटवर्क के 4 हमारे सामने प्रकार हैं। तो ग्रेप वाइन नेटवर्क के 4 मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं। एक होता है सिंगल स्टैंड नेटवर्क। सिंगल स्टैंड नेटवर्क का मतलब क्या होता है, एक सदस्य दूसरे से बातचीत करता है, संचार करता है और जो बदले में दूसरे सदस्य से संचार करता है और यही क्रम आगे चलता रहता है। जैसे एक व्यक्ति है राम, राम ने किया श्याम के साथ संचार, फिर श्याम आगे किसी और से संचार करेगा, फिर ये किसी और से संचार करेगा, फिर ये किसी और से, ऐसे ही ये संचार चलता रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम सिंगल स्टैंड नेटवर्क। नेक्स्ट है हमारा गॉसिप नेटवर्क। गॉसिप नेटवर्क जिसको बोलते हैं गपशप,
एक सदस्य के पास जानकारी होती है और वह उसे प्रत्येक उस व्यक्ति के साथ साझा करता है जिसे वह मिलता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है राम, राम को कुछ पता है, वो जितने भी लोगों से मिलेगा, जितने भी लोगों से, चाहे कितने भी लोगों से मिले, उनके साथ अपनी वो उस बात को साझा कर देता है, शेयर कर देता है। इसको बोलते हैं गॉसिप नेटवर्क। इसे लोगों का समूह आपसी हित के मामले पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होता है। फिर है प्रोबेबली नेटवर्क, संभाव्य नेटवर्क, जहां प्रत्येक व्यक्ति यादृच्छा दूसरों को एक ही संदेश बताता है। संदेश सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सूचना का स्रोत भिन्न होता है। जैसे एक व्यक्ति ने सूचना यहाँ से बताई और इसने इसको बता दी और इसने इसको बता दी, फिर जो दूसरा व्यक्ति है उसने बहुत लोगों को ये सूचना बता दी। जैसे यहाँ से हमारी बातें शुरू होती हैं, यहाँ एक व्यक्ति है जिसके पास है सूचना, इसने यहाँ पर शेयर की, यहाँ यहाँ यहाँ, और इस व्यक्ति ने इनमें से तो इसने तो आगे शेयर ही नहीं की और इसने इन दोनों को और बता दी और इसने इसको बता दी और इसने इसको बता दी और इसको बता दी। तो ऐसे एक व्यक्ति के पास ही सूचना होती है और वो कुछ लोगों को संदेश दे देता है, लेकिन आगे वाले संदेश दें या ना भी दें। तो यह होता है संभाव्य नेटवर्क या प्रोबेबली नेटवर्क। फिर आगे आता है एक और क्लस्टर नेटवर्क। क्लस्टर ग्रेप वाइन का एक मुख्य टाइप होता है, संगठन में व्यापक रूप से प्रचलित होता है। एक सदस्य केवल उन सदस्यों के साथ संचार करता है जिन पर वह भरोसा करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं कि मैं ये बातें सिर्फ तुमसे शेयर कर रहा हूँ और किसी से नहीं। जैसे हमारे कोई दोस्त होता है, हमारा खास दोस्त, उस खास दोस्त का भी कोई खास दोस्त हो सकता है। जैसे हमने अपने खास दोस्त को कुछ बातें शेयर की और उसके आगे दो खास दोस्त हैं, तो उसका भी एक खास दोस्त है, उसने उससे शेयर कर दी और उसका भी एक खास दोस्त है, उसने उससे शेयर कर दी। तो ये नेटवर्क ऐसे चलता रहता है जिसको बोलते हैं हम क्लस्टर नेटवर्क। तो एक सदस्य अपने उन सदस्यों के साथ संचार करता है जिन पर वह खूब भरोसा करता हो। ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के आधार पर संचार के तीन प्रकार हैं। एक होता है वर्टिकल, या तो ऊपर से नीचे होगा या नीचे से ऊपर। हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, इसको लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। एक होता है डायगोनल, डायगोनल होता है क्रॉस वाइज, जैसे यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन और यहाँ से यहाँ और इनके बीच में आ गया ये क्रॉस, तो ऐसे होता है। वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है फॉलो हायरार्किकल चेन ऑफ कमांड, कैन बी अपवर्ड और बॉटम अप, कैन बी डाउनवर्ड, जिसे टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। बॉटम अप अप्रोच कैन बी अपवर्ड, कैन बी डाउनवर्ड, ये होता है टॉप डाउन अप्रोच। फिर है हॉरिजॉन्टल या लेटरल कम्युनिकेशन, पीयर्स और कलीग्स जब आपस में बातचीत करते हैं, जैसे ऑफिस के लोग हैं जब आपस में बातचीत करें और उनका लेवल एक ही हो, तो उसको बोलते हैं पीयर और कलीग्स के बीच हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक ही लेवल पर ये कम्युनिकेशन होता है डायगोनल, डायगोनल कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। नो बैरियर ऑफ हायरार्की, हायरार्की का कोई बैरियर यहाँ पर नहीं होता। अब हम और कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे एनालॉग और डिजिटल। ये क्या होता है? एनालॉग जैसे हमारा अल्टरनेट करंट होता है वैसे चलता है, और डिजिटल डिजिटल 1 0 की फॉर्म में ये चलता है। थ्रू एनालॉग सिग्नल, जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन। जैसे स्पीडोमीटर हो गया हमारा, रेडियो सिग्नल, टेलीफोन कंट्रोल सिस्टम, ये सभी होते हैं एनालॉग सिग्नल। डिजिटल, डिजिटल होता है जैसे हमारा, अब पहले बाइक क्या होते थे, स्पीडोमीटर होता था, उसमें स्पीड मीटर में ऐसे कुछ लिखे होते थे और वहाँ पर रेस का जो साइन होता था वो ऐसा होता था कि हमको उस सुई से पता चल जाता था कि हमारी बाइक कितनी स्पीड में है। लेकिन डिजिटल में क्या है, डिजिटल में अगर हमारी बाइक 51 की स्पीड पर है तो हमको 51 ही दिखेगा। 0 1 का कॉन्सेप्ट वहाँ पर होता है, कंप्यूटर्स में होता है ईमेल, सोशल मीडिया, एसएमएस, फोन, वॉइस कॉल, इन सभी में ये सभी होता है डिजिटल सिग्नल। फिर एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल, वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, और नॉन वर्बल अशाब्दिक, जो इशारों में कम्युनिकेशन हम करते हैं। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, इसको हम याद करेंगे किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, तो ये है इसको आसान बनाने का तरीका। फेस टू फेस होता है, डिस्टेंस मेंटेन की जाती है डिस्टेंस के आधार पर, जैसे एक होता है फैक्टिक, पर्सनल और इंटीमेट स्टेज, तो ये डिस्टेंस के आधार पर ही होता है वर्बल कम्युनिकेशन।
ओरल कम्युनिकेशन, ओरल का मतलब होता है मौखिक, जैसे फेस टू फेस हम कन्वर्सेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, स्पीच भाषण देता है कोई, वीडियो होती है, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, ये सभी होता है ओरल कम्युनिकेशन, जहाँ पर बोलकर जो सूचनाएं हैं वो शेयर की जाती है, आइडियाज़ को शेयर किया जाता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय पिच, पिच से प्रभावित होती है वॉल्यूम, वॉल्यूम आवाज़ से भी प्रभावित होती है, स्पीड से भी, एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीड, कभी कभी हमारे बोलने की स्पीड तो ज़्यादा होती है लेकिन क्लैरिटी उतनी नहीं होती, तो हमारे कम्युनिकेशन पर इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी पिच हमारी वैसी नहीं हो पाती जैसी होनी चाहिए। वॉल्यूम, अगर हमारी वीडियो की वॉल्यूम अगर कम या ज़्यादा है तब भी हमको सुनने में इतना मज़ा नहीं आएगा, हमारा ध्यान बार बार वॉल्यूम की तरफ जाएगा। लेकिन कम्युनिकेशन का मेन पर्पज ये नहीं कि हम वॉल्यूम या स्पीड की तरफ ध्यान दें, बल्कि हमारा मेन मोटिव है कि मैसेज कैसा हमारे पास रिसीव हुआ है। मैसेज पर ध्यान जब जाएगा जब हमारी वॉल्यूम परफेक्ट होगी, स्पीड बिल्कुल सही होगी, पिच भी सही होगी और क्लैरिटी ऑफ स्पीड भी हमारी होगी। पिच क्या होता है? पिच होता है हाईनेस और लोनेस ऑफ टोन, जो हमारे बोलने का ढंग है, टोन है, वो हाईनेस है या लोनेस है, वो हमारी होती है पिच। कभी कभी हम आराम से बोलते हैं, कभी कभी हम गुस्से में बोलते हैं तो ज़्यादा स्पीड से और ज़्यादा तेज आवाज़ से बोलते हैं, तो वो होती है हमारी पिच। फिर होता है वॉल्यूम, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल एंड प्रोक्सीमिटी, जैसे अगर हम दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति एक कमरे के अंदर हैं और संचार कर रहे हैं तो आराम आराम से बोलेंगे। अगर एक ही कमरे में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चों को अगर स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसकी टोन, उसकी वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा होगी, और अगर बच्चे थोड़े दूर बैठे हैं तो उसकी आवाज़ और ज़्यादा होगी या उसको माइक लगाने की ज़रूरत होगी। तो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल के आधार पर और प्रोक्सिमिटी, निकटता के आधार पर पता चलेगा कि क्या क्या पॉसिबल है, कि वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पीड, स्पीड होता है रिदमेटिक, रिदमेटिक वॉइस मेक्स द साउंड मोर क्लियर, रिदमेटिक होता है जो लयात्मक होती है वॉइस हमारी, वो साउंड को मोर क्लियर बनाती है। नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग, क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग, बोलने की जो क्लैरिटी होती है, स्पष्टता, प्रोनाउंसिएशन एंड स्मूथ डिलीवरी ऑफ वर्ड्स, कभी कभी हमारी प्रोनाउंसिएशन ही गलत हो जाती है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि बोलने का तरीका, कभी कभी हम जैसे बैट बोलते हैं, BAT, बैट हम इसको बोल देते हैं, कभी कभी हम इसको कुछ अलग बोल देते हैं या हम सही से उच्चारण नहीं कर पाते। तो क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए डिलीवरी ऑफ वर्ड्स, ताकि जो हमारे शब्द हैं उनकी डिलीवरी अच्छे से स्मूथ तरीके से हो सके। फिर आ गया हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल का मतलब होता है बिना बोले ही इशारों में या लिखित कम्युनिकेशन जब होता है उसको बोलते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है एक अपीयरेंस, हम बिना बोले संचार कब कर सकते हैं? अपीयरेंस, अपीयरेंस होता है हमारा लुक, फिजिकल लुक या हेयर स्टाइल, अगर हमारा हेयर स्टाइल कुछ ऐसा है जहाँ पर बाल हमारे कटे फटे हैं या हमने कट मरवा रखे हैं बालों में, तो सामने वाला समझ सकता है कि ये बच्चा थोड़ा अलग टाइप का है, यानी कि ये थोड़ा शरारती टाइप का हो सकता है, ऐसा अनुमान लगा लेते हैं। फिजिकल लुक से भी हमको पता चल जाता है कि उसके ड्रेसिंग सेंस कैसा है, स्कूल में है तो उसकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, अगर वैसी नहीं है तो फिजिकल लुक से भी हम उसको उससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं या उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। पैरालिंग्विस्टिक, पैरालिंग्विस्टिक होता है वॉल्यूम या पिच, वॉल्यूम या पिच के आधार पर जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको बोलते हैं पैरालिंग्विस्टिक। बॉडी मूवमेंट, कभी कभी हमारे बॉडी मूवमेंट भी हमको कम्युनिकेट कर देते हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है और बार बार अपने पैरों को हिलाता है या अपने नाखूनों को दांतों तले चबा रहा है, तो इसका मतलब वो थोड़ा टेंशन में है या थोड़ा घबराया हुआ है, तो बॉडी मूवमेंट से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गेस्चर्स, गेस्चर्स का मतलब होता है संकेत, हैंड्स, आर्म्स या फिंगर्स, कभी कभी हम हाथ से जैसे हाय करना हो हम हाथ हिला देते हैं, आर्म्स आर्म्स को हिला देते हैं, फिंगर्स को हिला देते हैं, तो ये होते हैं हमारे गेस्चर्स या संकेत। कभी कभी फिंगर को हम अगर हम अपने लिप्स पर रख देते हैं तो इसका मतलब होता है चुप हो जाओ, तो बिना बोले ही जब हम संकेत दे देते हैं, कम्युनिकेशन कर लेते हैं, तो वो होता है जेस्चर्स। फिर एक होता है पोस्चर, पोस्चर का मतलब होता है पोजीशन, पोजीशन के
माध्यम से जब हम संकेत देते हैं, जैसे योगा करते हैं तो योगा करने वाला बार बार ये नहीं कहता कि तुम ऐसा करो, बल्कि वो अपनी पोजीशन ले लेता है, तो उसी को देखकर सभी अपनी पोजीशन को ले लेते हैं बिना ही पूछे। तो यह होता है पोस्चर या पोजीशन लेकर। फेशियल एक्सप्रेशन, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में हमारा फेस पर स्माइल होती है। एंगर में हमारे दोनों दांत एक दूसरे से टच होते हैं। फियर में भी हम हमारी आंखें निकलने को हो जाती हैं और हम बहुत डर जाते हैं। तो फेशियल एक्सप्रेशन भी हमारे हैप्पीनेस, एंगर और फियर को प्रेजेंट कर देते हैं। आई कॉन्टैक्ट, आई ब्रो और ब्लिंकिंग, कभी कभी हम आंखों को झपका देते हैं, ये भी हमारा एक कम्युनिकेशन होता है। और आई ब्रो को हम कभी कभी ऐसे हिला देते हैं, तो उससे पूछते हैं क्या क्या हुआ, तो बोलते हुए जैसे टीचर क्लास में है और क्लास में अगर वो अपनी आईब्रो को हिला रहा है, तो ये स्पेसिफिक स्टूडेंट को पूछ रहा है कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो ऐसा कॉन्टैक्ट हो जाता है कम्युनिकेशन, इसको ही बोलते हैं आई कॉन्टैक्ट के जरिए। फिर होता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब होता है टचिंग। टच करके जब हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं हैप्टिक्स। प्रोक्सीमिक्स में आईपीएसपी होता है, डिस्टेंस, स्पेस, पीपल नीड फॉर पर्सनल स्पेस, तो ये सभी होते हैं स्पेस के आधार पर प्रोक्सीमिक्स। तो प्रोक्सीमिक्स में आईपीएसपी होता है। इंटीमेट स्टेज होती है, जैसे 0 से 50 सेंटीमीटर तक की होती है हमारी इंटीमेट स्टेज। जो हमारा इंटीमेट स्टेज है जिससे हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, ओवर शेयरिंग होती है, उसके क्लोज हम 0 सेंटीमीटर से लेकर 50 सेंटीमीटर तक हम रह सकते हैं। तो इससे ज़्यादा क्लोज यानी कि हम बिल्कुल क्लोज हो सकते हैं। पर्सनल में 0.5 से लेकर 1 मीटर तक, तो 50 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक अगर हम किसी के पास हैं तो वो है हमारा पर्सनल स्टेज। सोशल स्टेज 1 मीटर से 4 मीटर के बीच। और पब्लिक स्पेस जैसे 4 मीटर से लेकर 25 फीट तक अगर हम किसी से दूर हैं तो वो हो गया हमारा पब्लिक स्पेस। तो जिसको हम जानते ही नहीं उससे हम 4 मीटर या उससे ज़्यादा दूर तक रहेंगे। सोशल स्पेस अगर हमको किसी से कुछ पूछना है तो हम 1 से 4 मीटर के बीच रहकर ही उससे पूछेंगे। पर्सनल में हम 0 से 0.5 यानी कि 50 सेंटीमीटर से 1 मीटर के बीच रहकर हम पर्सनल बातें कर सकते हैं। और इंटीमेट बिल्कुल ही क्लोज, तो हम बिल्कुल क्लोज हो सकते हैं या 50 सेंटीमीटर तक रह सकते हैं। तो ये होता है हमारा प्रोक्सीमिक्स या डिस्टेंस के आधार पर कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है। फिर एक होता है आर्टिफैक्ट्स होती है कलाकृतियाँ पे ऑफ लाइफ होती है, जीवन जीने का एक तरीका होती है। लाइक ओल्ड कलेक्शंस, किसी किसी को ओल्ड कलेक्शंस करने का शौक होता है, कॉइन्स, पुराने सिक्कों को इकट्ठा करने का। पेन कलेक्शन की पेन, ये पेन ऐसा है वो ऐसा है, तो ऐसे पेन को कलेक्ट करने का शौक होता है। जो कलाकृतियाँ होती हैं भौतिक वस्तुएं होती हैं, जैसे कपड़े, घर और कार, जो दूसरों को एक व्यक्ति को की व्यक्तिगत और सामाजिक मान्यताओं आदतों का संकेत देती हैं। जैसे अगर हम किसी के घर में जाएं और घर में उसकी दीवार पर हमको कुछ सिक्के दिखाई दें, पुराने सिक्के, तो हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति है जो पुराने सिक्कों को एकत्रित करता है। अगर उसको कहीं भी पुराने सिक्के दिख जाए तो वो उनको खरीदने के लिए बेताब रहता है। 1 रुपए का अगर पुराना सिक्का मिले तो उसको 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए तक भी खरीद सकता है, क्योंकि उसको ओल्ड कलेक्शंस का शौक है। तो आर्टिफैक्ट्स से भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बातें, मान्यताएं या आदतों को हम देख सकते हैं। फिर एक होता है अपीयरेंस होता है दिखावा, जैसे रंग होता है, कपड़े, हेयर स्टाइल, हमारी पसंद और दिखावट को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों को भी अशाब्दिक संचार का साधन माना जाता है। जैसे नाइस ड्रेस, अपीयरेंस से वैल्यू बढ़ जाती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसा भी बोला जाता है। अगर हमारा इंप्रेशन अच्छा है तो फर्स्ट इंप्रेशन ही हमारा लास्ट इंप्रेशन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हमारा इंप्रेशन इतना अच्छा नहीं हो पाता, इसलिए हमको फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा ही रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो क्योंकि अपीयरेंस का भी मेन इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन में। फिर हैप्टिक्स होता है कम्युनिकेशन वाया टचिंग के जरिए जब हम कम्युनिकेशन करते हैं उसको बोलते हैं हैप्टिक्स। टचिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स टू कम्युनिकेट फीलिंग्स और इमोशंस। जो हमारे फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, भावनाएं होते हैं, हमारे संवेग होते हैं, उनको कम्युनिकेट करने का एक इफेक्टिव तरीका, सबसे प्रभावी तरीका है टचिंग। टच के जरिए हम बहुत कुछ शेयर कर देते हैं, तो हैप्टिक्स का मतलब होता है टचिंग। काइनेसिक्स होता है मीन्स मूवमेंट। काइनेसिक्स होता है मूवमेंट, जैसे बॉडी, फेस, हैंड या गेस्चर। तो जब हमारे
कोई मूवमेंट होता है, जैसे हम आई कांटेक्ट करते हैं तो आई बॉडी का कांटेक्ट हो गया, फेस को हम हिला देते हैं, मुंह को बंद कर देते हैं, कभी कभी लिप्स पर हम फिंगर रख देते हैं, हैंड गेस्चर, तो ये सभी होते हैं हमारे काइनेसिक्स। आई मूवमेंट को बोलते हैं ओक्यूलेसिक्स, ओक्यूलेसिक्स को बोलते हैं आई मूवमेंट। नेक्स्ट है हमारा गेस्चर्स, गेस्चर्स यानी कि संकेत, ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एम्बलम्स, एम्बलम्स होता है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक का मतलब होता है कि सांकेतिक, कैन इजिली बी ट्रांसलेटेड टू वर्ड, जिनको आसानी से शब्दों में ट्रांसलेट किया जा सकता है उनको बोलते हैं एम्बलम्स। जैसे वेविंग टू से हेलो और गुड बाय, जैसे हम हाथ को हिलाते हैं, तो हाथ को हिलाने का मतलब क्या है, जब हम किसी से मिल रहे हैं तो उसका मतलब हो जाएगा हेलो, और जब हम किसी से दूर जा रहे हैं तो उसका मतलब हो जाएगा गुड बाय। रेज मिडल फिंगर, मिडल फिंगर को अप करना, जैसे लड़ाई झगड़े के दौरान कर देते हैं, तो वो भी एक संकेत होता है जिसको आसानी से वर्ड में ट्रांसलेट किया जा सकता है। इल्यूस्ट्रेटर, इल्यूस्ट्रेटर का मतलब होता है बोलना और इशारा दोनों, जब हम बोलते भी हैं और इशारा भी करते हैं, दोनों एक चीज करते हैं, उसको बोलते हैं इल्यूस्ट्रेटर। इल्यूस्ट्रेटर में क्या होता है, बिहेवियर्स द स्पोर्ट स्पोकन वर्ड, जैसे वेगिंग योर फिंगर वाइल सेइंग नो, तो नो कहते हुए हम अपनी जो फिंगर है उसको भी हिलाना, वेगिंग योर फिंगर, तो उंगली से भी मना करना और साथ में नो कहना, तो इसको बोलते हैं इल्यूस्ट्रेटर। फिर है अफेक्ट डिस्प्ले, अफेक्ट डिस्प्ले दैट डिस्प्ले इमोशन, जो इमोशंस को दिखाता है, जैसे अ स्माइल, जब हम किसी से स्माइल करते हैं तो एक इमोशन को दिखाता है, वो होता है अफेक्ट डिस्प्ले। नेक्स्ट है रेगुलेटर, रेगुलेटर्स क्या होता है, दैट कंट्रोल इंटरेक्शन सच अ लर्निंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू सिग्नल इंटरेस्ट, जो हमारे इंटरेक्शन को कंट्रोल करता है, जैसे लर्निंग सीखने के दौरान जब हमको कंट्रोल करता है रेगुलेटर, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड टू सिग्नल इंटरेस्ट, सिग्नल इंटरेस्ट के अनुसार बैकवर्ड या फॉरवर्ड हो सकता है हमारा रेगुलेटर। फिर आगे आता है एडेप्टर्स, एडेप्टर होता है सेल्फ टचिंग बिहेवियर, सेल्फ टॉर्चिंग बिहेवियर दैट इंडिकेटेड टेंशन, तो यह होता है अनइंटेंशनल और नर्वसनेस की वजह से होता है एडेप्टर्स, जो हमको जो हमारा बिहेवियर है उसको अपने आप ही दिखा देता है, ऐसा बिहेवियर है उसको बोलते हैं एडेप्टर, ये अनइंटेंशनल या नर्वसनेस की वजह से होता है। टैपिंग यूर फीट बिफोर द बिगनिंग ऑफ अ टेस्ट, जैसे बार बार पैर को नीचे जमीन पर रखना, बार बार उसको हिलाना, तो ये होता है जैसे टेस्ट से पहले, तो ये होता है नर्वसनेस या अनइंटेंशनल ये होता है। क्रोनिमिक्स, क्रोनिमिक्स होता है टाइम से रिलेटेड, जैसे पंक्चुअलिटी होती है समयनिष्ठा, कोई लेट आए मीन्स वेट करवाए, तो ये भी हमारे लिए कम्युनिकेशन है कि वो हमारी परवाह नहीं करता। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को बुलाएं 4 बजे कि 4 बजे हम मिलते हैं तुम आ जाना, अगर वो 4 की बजाय 5 बजे आए तो हमसे 1 घंटे वेट करवाए उसने, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है, ये भी एक संचार है कि वो हमारी वैल्यू नहीं करता, इसलिए हम हमारे सामने लेट आया है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कभी कभी उसको कुछ ज़्यादा ज़रूरी काम आ जाए, तो हम ये मान लेते हैं कि आज उसको ज़रूरी काम आ गया, कोई बात नहीं हम कल को मिलते हैं 4 बजे, तो और अगले दिन भी वो ऐसे ही करे, तो इसका मतलब ये भी एक कम्युनिकेशन है कि वो हमारी परवाह नहीं करता। तो ये होता है क्रोनिमिक्स, टाइम से रिलेटेड, ये होता है पंक्चुअलिटी बेस्ड, ये होता है। ओल फैक्टिस, ओल फैक्टिस क्या होता है, स्मेल स्पीक्स अलॉट, जो सो हमारी स्मेल होती है वो भी बहुत कुछ बोलती है। अगर हम क्लास के अंदर जाएं, स्टूडेंट भी है वहाँ पर और वहाँ पर एक बैड स्मेल आए, तो वहाँ पर हम ना तो पढ़ सकते और ना ही पढ़ा सकते, तो स्मेल स्पीक्स अलॉट, स्मेल भी बहुत कुछ बोलती है। यूज ऑफ परफ्यूम्स एटसेट्रा, जैसे किसी ने परफ्यूम यूज कर लिया तो वो भी बहुत कुछ बताते हैं कि परफ्यूम, जैसे किसी टीचर ने परफ्यूम लगा लिया तो उसकी स्मेल जहाँ भी वो जाएगा वहीं पर उसकी स्मेल जाएगी। जैसे बारिश के बाद गीली मिट्टी की स्मेल होती है, कितनी अच्छी होती है, जिसको बोलते हैं पैट्रिक जोर। स्मेल ऑफ लेमन मीन हेल्थ फ्रेशनेस, जैसे नींबू की खुशबू आए तो हेल्थ फ्रेशनेस से रिलेटेड हो जाएगा। मेमोरी मैसेज, जैसे पावरफुल मेमोरी एड हो जाती है, तो ये सभी होते हैं ऑल फैक्टर्स। जैसे पावरफुल मेमोरी एड कि किसी व्यक्ति को ऐसी सुगंध आई, ऐसी खुशबू मिली और उसको उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट गई जिससे वो पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता, इसको बोलते हैं पावरफुल मेमोरी एड। अब हम देख लेते हैं जो एडवांटेज होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके एडवांटेज या फायदे क्या क्या होते हैं। इंफॉर्मेशन कैन बी प्रेजेंटेड इजीली, इंफॉर्मेशन को आसानी से प्रेजेंट किया जा सकता है। हेल्प इलिटरेट पीपल टू कम्युनिकेट,
जो अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन हम उनको इशारों में समझा सकते हैं, नॉन वर्बल तरीके से उनको कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इलिटरेट अनपढ़ लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। विद अदर बाय यूजिंग गेस्चर्स, संकेत, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, इन जरिए हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। रीच द रिसीवर वेरी फास्ट, रिसीवर के पास वेरी फास्ट पहुंचता है। रिड्यूस ऑफ टाइम, टाइम की कमी लगती है। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन, तो बेस्ड ऑन विजुअल ग्राफिक्स, पिक्चर्स, साइंस एटसेट्रा। तो अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होती है विजुअल के जरिए, पिक्चर, ग्राफिक, साइन, इन सभी के जरिए एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होती है जिसमें टाइम कम लगता है, रिसीवर के पास जल्दी पहुंच जाता है और अनपढ़ लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी है, डिसएडवांटेज भी है। वेग और इम्प्रिसाइज, ये अनिश्चित और अस्पष्ट हो सकता है। लॉन्ग कन्वर्सेशन एंड नेसेसरी एक्सप्लेनेशन आर नॉट पॉसिबल, इसमें लॉन्ग कन्वर्सेशन, लंबी बातचीत और नेसेसरी एक्सप्लेनेशन, कभी कभी हमको जैसे किसी व्यक्ति को क्लास से बाहर भेजना है, तो अगर वो पूछने लग जाए मैं बाहर क्यों जाऊँ, तो एक करेक्ट नेसेसरी एक्सप्लेनेशन चाहिए, लेकिन हम उसमें नहीं दे सकते, बस उसको भगा देते हैं, उसको बाहर जाने का इशारा हम कर देते हैं हाथ को हिलाकर। तो कभी कभी इसमें नेसेसरी एक्सप्लेनेशन देनी होती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाती, इसलिए इसका एक नुकसान है। गेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन कैन बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड क्विकली, जो हमारे जेस्चर्स होते हैं, संकेत होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, वो कभी कभी दूसरे लोगों को समझने के लिए, जल्दी समझने के लिए कठिन हो जाते हैं। कभी कभी सामने वाला जो हमसे संकेत कर रहा है वो हम बातें समझ ही नहीं पाते, तो कभी कभी ये भी हमारा एक नुकसान है। रिक्वायर अ लॉट ऑफ रिपीटेशंस टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ समथिंग, कभी कभी हम जो इशारे हमारे सामने आते हैं उनको हम नहीं समझ पाते, तो दोबारा से पूछते हैं, दोबारा से वही इशारे आते हैं, लेकिन उनको भी हम नहीं समझ पाते, तो कभी कभी हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्लैरिफाई करना। डजेंट फॉलो एनी रूल और फॉर्मेलिटीज़, कोई भी रूल या फॉर्मेलिटीज़ में फॉलो नहीं किया जाता, और स्ट्रक्चर लाइक अदर कम्युनिकेशन, जैसे दूसरे कम्युनिकेशन में कोई स्ट्रक्चर होता है, रूल होते हैं, फॉर्मेलिटी होती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, कभी कभी हमें ये भी हमारी पॉसिबिलिटी रहती है बहुत ज़्यादा कि डिस्टॉर्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ना हो जाए, जैसे हम इंफॉर्मेशन हमने दी है वैसे ही इंफॉर्मेशन क्या पता सामने वाले को ना मिले, या उसका कोई गलत मतलब निकाल ले, तो विकृत इंफॉर्मेशन पहुंच जाए, ये सबसे बड़ी संभावना रहती है। अब है एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन ये मौखिक होता है, इसका लाभ क्या क्या है। क्विक फीडबैक, फीडबैक क्विक होती है। एस्टेब्लिश्ड क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर, स्पीकर और लिसनर के बीच एक क्लोज रिलेशनशिप स्थापित हो जाती है। सेव टाइम, टाइम की बचत हो जाती है। परसुएसिव, प्रेरक होता है। यूजफुल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ऑडियंस, सभी प्रकार के ऑडियंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये होता है ओरल कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज, डिलीवर्ड वर्ड्स आर टेम्परेरी, जो हमारे डिलीवर्ड वर्ड्स हैं वो टेम्परेरी होते हैं, उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो सुना जाता है वो अक्सर भुला दिया जाता है। जैसे हमने कहा कि हम 4 बजे मिलते हैं, 4 बजे अगर हमने मैसेज किया है तो वो मैसेज देख सकता है, लेकिन अगर हमने उसको कॉल पर बात की थी तो हमने बस बोला था, लेकिन वो भूल सकता है। व्हाट इज़ हार्ड इज ऑफन फॉरगॉटन, जो अक्सर बोला जाता है वो अक्सर भुला दिया जाता है। यूज़र इज़ अनेबल टू थिंक अबाउट व्हाट ही इज़ डिलीवरिंग, कभी कभी यूज़र अनेबल हो जाता है, उसको यही नहीं पता कि वो क्या कह रहा है। कभी कभी हम जाते हैं स्टेज पर या कहीं भी, हम जो बातें हमको शेयर नहीं करनी होती, कभी कभी हम वो बातें भी शेयर कर देते हैं, तो जो हमारे मुंह से निकल गया वो कभी भी वापस नहीं हो सकता, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न होता है कि लिखित संचार, कुछ लोग बोलकर नहीं बल्कि लिखकर अपनी बातें प्रस्तुत कर पाते हैं। जैसे क्लास में होता है कि हमसे सुनाया नहीं जाता सर क्वेश्चन, हम तो बस लिख सकते हैं, तो ऐसा होता है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न का मतलब होता है लिखित है, जैसे ईमेल हो गया, लेटर हो गया, रिपोर्ट हो गया, एटसेट्रा, तो ये सभी हो गए राइट रिटर्न फॉर्म। रिटर्न फॉर्म वोकैबुलरी, ग्रामर, राइटिंग स्टाइल, प्रिसीजन या क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज एटसेट्रा इन्फ्लुएंस मैसेज, तो इन सभी की ज़रूरत होती है। जैसे राइटिंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी हो, रिटर्न फॉर्म में मैसेज के लिए ये सभी ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। विच आर सेंड बाय द सेंडर, जो सेंडर के द्वारा भेजी गई हैं। बिजनेस वगैरह में ये ज़्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंटेशन बनानी होती है,
प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करना होता है, और प्रेजेंटेशन जितनी इफेक्टिव होगी उनका बिजनेस उतना ही बढ़ने के चांस होंगे। इसके भी कुछ फ़ायदे हैं, जैसे रिटर्न कम्युनिकेशन होता है, मैसेज कैन बी रिवाइज्ड एडिटेड मैनी टाइम बिफोर सेंडिंग दिस, लेस चांस ऑफ एरर। जैसे हमने मैसेज लिख दिया या कोई लेटर लिख दिया, ईमेल लिख दी, लेकिन हमको लगा कि हमको ये चीज़ें एडिट करनी चाहिए, तो हम उसको एडिट कर देते हैं। एडिटेड मैनी टाइम, बहुत बार हम उसको एडिट कर सकते हैं। बिफोर सेंडिंग इट, भेजने से पहले हम उसको 10 बार 20 बार जितनी बार भी हो सके उतनी बार एडिट कर सकते हैं। लेस चांस ऑफ एरर, जिसे हमारे गलती के चांस बहुत कम हो जाते हैं। प्रोवाइड्स अ रिकॉर्ड फॉर एवरी मैसेज सेंड एंड कैन बी सेव्ड फॉर लेटर स्टडी, बाद में स्टडी करने के लिए भी हम उसको सेव कर सकते हैं, और एवरी मैसेज को हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। प्रोवाइड, जैसे अगर हमने एक लेटर भेज दिया, अगर उस पर कोई कार्रवाई ना करे तो हम उसका रेफरेंस देकर एक और दूसरा लेटर लिख सकते हैं कि हमने एक पहला लेटर आपको दिया था और ये रहा प्रूफ, इस तारीख को हमने भेजा था लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये होता है इसका एक फ़ायदा। मैसेज इनेबल्स द रिसीवर टू फुली अंडरस्टैंड इट एप्रोप्रिएट फीडबैक, तो इसमें एप्रोप्रिएट फीडबैक होती है और जो रिसीवर है उसको आसानी से इसमें समझ भी आ जाता है। लेकिन इसके नुकसान क्या क्या हैं? नुकसान है नो इंस्टेंट फीडबैक, इसमें इंस्टेंट फीडबैक नहीं मिलता, क्योंकि ये असिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो जाएगा। जो हमने पिछली क्लास में एक दिन पढ़ा था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसमें सिंक्रोनस और असिंक्रोनस देखा था, तो एक एसिंक्रोनस है, इसमें फीडबैक तुरंत नहीं मिल पाता। मोर टाइम इन कंपोजिंग आ रिटर्न मैसेज, जो हमारा मैसेज होता है रिटर्न मैसेज, उसको कंपोज करने में लिखने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि हम बार बार उसको एडिट करते रहते हैं। नो एवरीवन इज गुड एट राइटिंग, हर कोई राइटिंग में अच्छा नहीं होता, किसी की राइटिंग खराब होती है, किसी को ग्रामर नहीं आती, किसी को वोकैबुलरी नहीं आती, किसी को कुछ नहीं आता, तो बहुत सभी लोग राइटिंग में अच्छे नहीं होते, इसे ये भी इसका एक नुकसान है। तो यह था हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब है एक निमोनिक। निमोनिक की स्पेलिंग पहले हम देख लेते हैं, MNEMONIC। निमोनिक का मतलब होता है समरक। जैसे हम कुछ भी याद करते हैं, याद करने के लिए हम छोटी सी ट्रिक बना लेते हैं या अपने शब्दों में कुछ बातें लिख लेते हैं, या कोई एक ऐसी लाइन बना लेते हैं जो हमको आसानी से याद रहे, और फिर उस लाइन के जरिए हम जो मेन बातें होती हैं उनको हम याद कर लेते हैं। तो याद करने के लिए जो हम एक लाइन से बनाते हैं उसको बोलते हैं हम निमोनिक। तो निमोनिक बनाकर ही हम याद करते हैं। जैसे प्लेनेट याद करने की ट्रिक ये है हमारी 6th क्लास की NCERT बुक में। जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, तो ये NCERT बुक में लिखी हुई है, और इसका मतलब क्या है? M से हो गया मरकरी, V से हो गया विनस, E से हो गया अर्थ, M से हो गया मार्स यानी कि मंगल, J से हो गया जुपिटर, S से हो गया सेप्टर्न, U से हो गया यूरेनस और N से हो गया नेपच्यून। तो इस प्रकार जो हमारे ग्रह हैं उनको एक लाइन से याद कर लिया, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो ग्रह जो हमारे सूर्य से दूरी के हिसाब से, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। और जैसे ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। इतना नहीं हमको इसमें जाना, लेकिन ये है निमोनिक। जैसे हम याद करने के लिए कोई लाइन बनाते हैं, कोई ट्रिक बनाते हैं, जैसे हमने PPI को बनाया, फैटिग, पर्सनल और इंटीमेट स्टेज, तो इस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, और आज की क्लास हमारी लगभग हो गई है 52 मिनट की हो गई है। तो आज का हमारा ये टॉपिक होगा कंप्लीट। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, और नेक्स्ट क्लास होगी हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड की, और रिसर्च एप्टीट्यूड को हम अब जल्दी 3 या 4 दिनों में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और जो हमारा प्लेलिस्ट बनी हुई है DI भी हमने 5 क्लासेज कर दी हैं DI की भी, तो DI की क्लासेज अगर आपने ना देखे तो वो भी देख सकते हैं। और जो हमारी ये 40 डेज 40 टॉपिक सीरीज है वो हमारी 15 क्लासेज हो चुकी हैं। अब कुछ दिनों तक हम शायद 2-2 क्लास भी कर लें, तो 2-2 क्लास तक ही हम 10 तारीख तक या 15 तारीख से पहले हम हमारी 40 क्लासेज को कंप्लीट कर दें, क्योंकि उसके बाद हम एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम PYQ को भी करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और प्लेलिस्ट आपको दिख रही होगी, वहाँ पर क्लिक करके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। थैंक यू।